हेलो फ्रेंड्स। आज इस वीडियो में हम जेबी गुप्ता के इंडक्शन मशीन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज को करेंगे। ये 15 एमसीक्यूज सारे एग्जाम जैसे कि गेट ईएससी, बाकी स्टेट लेवल्स के एग्जाम्स और महा ट्रांसको, महा जैनको, इस तरह के एग्जाम्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। ये सारा वीडियो में जितने सारे क्वेश्चन है सारे अच्छी तरह से एक्सप्लेन किए गए हैं, तो आप एक एक पॉइंट को आप ध्यान से देखिएगा। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, थ्री फेज इंडक्शन मोटर, इफ स्टेटर इंपीडेंस इज नेग्लेक्टेड देन द स्लिप एट मैक्सिमम टॉर्क इज इक्वल टू। तो इसका सही आंसर हो जाएगा R2/X2। देखिए दोस्तों, इसको फंडामेंटली समझते हैं, स्टार्टिंग से समझते हैं इसमें क्या क्या होता है। देखिए, बेसिकली जो हमारा इंडक्शन मशीन होता है वो एक इलेक्ट्रोमैकेनिकल एनर्जी कन्वर्जन डिवाइस होता है, जिसमें कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट किया जाता है। और उस मैकेनिकल एनर्जी का हम लोग यूज करते हैं वेरियस पर्पसेस के लिए, इंडस्ट्रियल हब्स के लिए या फिर ऑटोमेशन के लिए, बाकी सब चीजों के लिए। तो बेसिकली होता क्या है, एक इंडक्शन मशीन में एक स्टेटर होता है जो कि स्टेशनरी पार्ट होता है, और उसके अंदर होता है रोटर जो कि उसके एयर गैप में रोटेट करता है, और उसके साथ शाफ्ट लगा रहता है कि जो कि लोड का टॉर्क को ड्रिवन करता है। उस लोड में किसी भी तरह का चीज हो सकता है, कन्वेयर बेल्ट हो सकता है, पंप हो सकता है, हाइड्रोलिक्स हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो अभी देखिए क्या होता है कि स्टेटर पे हम लोग थ्री फेज सप्लाई अप्लाई करते हैं। जब थ्री फेज सप्लाई डालते हैं इसमें, तो एक रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड डेवलप होता है, जो कि एयर रोटर और स्टेटर के बीच का जो एयर गैप होता है, दोनों के बीच में एक स्मॉल एयर गैप होता है, उसी में वो रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड रोटेट करता है। वो रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड जो है वो रोटेट करता है स्टेटर और रोटर दोनों का मिलके, वो रोटर के कंडक्टर्स को कट करता है। अब अगर रोटर के कंडक्टर्स को शॉर्टेड कर दिया जाए बार्स के थ्रू, आगे हम लोग देखेंगे, तो उसमें उसमें फिर करंट फ्लो होता है, और फिर उसके इंटरेक्शन से ये इसमें एक रोटेशन पैदा होता है, जिसका जो डायरेक्शन ऑफ रोटेशन होता है रोटेटिंग एमएमएफ के डायरेक्शन के सेम डायरेक्शन के साथ अलाइन होता है। तो उसी डायरेक्शन में वो रोटेट करता है, उसी डायरेक्शन में वो टॉर्क जनरेट करता है। ठीक है। अभी बेसिकली हमारे पास जो इंडक्शन मशीन होता है, वो इंडक्शन मोटर होता है, दो टाइप का होता है। कौन कौन सा होता है? पहला होता है स्क्विरल केज इंडक्शन मोटर, और दूसरा होता है स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर। उसको हम लोग वोन रूटर भी कहते हैं। ठीक है। इन दोनों के बारे में हम लोग देखते हैं डिटेल में। देखिए जो स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर होता है, उसमें क्या होता है, रोटर में स्लिप रिंग्स लगे रहते हैं इस तरह के। रोटर एक्सटेंडेड होता है और उसमें हम लोग एक्सटर्नल रेजिस्टेंस अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है, उसके स्लिप रिंग्स के थ्रू। तो इससे क्या हमसे हमें एडवांटेज मिलता है कि एक्सटर्नल रेजिस्टेंस डालने से जो हमारा स्टार्टिंग टॉर्क है वो बढ़ जाता है। ठीक है। तो वोन रोटर का ये फायदा होता है, लेकिन स्क्वायर केज इंडक्शन मोटर में ऐसा कुछ नहीं होता है। उसका जो रोटर होता है वो क्लोज सर्किट होता है, उसमें वो एक्सटेंडेड पार्ट नहीं होता है। उसके चलते क्या होता है, इसमें एक्सटर्नल रेजिस्टेंस हम लोग नहीं लगा सकते हैं स्टार्टिंग टॉर्क को बढ़ाने के लिए। तो उसका कांस्टेंट, उसका टॉर्क जो स्टार्टिंग होता है वो कांस्टेंट होता है। तो इस तरह का फीचर्स होता है स्क्विरल केज और वोन रोटर इंडक्शन मोटर में। ठीक है। अभी देखिए हम लोग रोटर में जैसे हमने बात किया था, वुंड रोटर में हम लोग रेजिस्टेंस को ऐड करते हैं, इसमें रेजिस्टेंस वेरिएबल होता है, जिससे क्या क्या होता है, हमें स्टार्टिंग टॉर्क ज्यादा मिलता है। ठीक है। तो अभी क्वेश्चन के अकॉर्डिंग में हम लोग सर्किट को सॉल्व करते हैं। देखिए बेसिक सर्किट किसका फंडा क्या होता है इंडक्शन मशीन में, आप देखिए। देखिए इंडक्शन मशीन में हम लोग क्या करते हैं, बेसिकली हम लोग प्राइमरी वोल्टेज डालते हैं। इस तरह का ट्रांसफार्मर का प्राइमरी होता है, उसी तरह का इसमें प्राइमरी में वोल्टेज डालता है। वो इस तरह से डिस्ट्रीब्यूट होता है। पहले उसका कुछ कंपोनेंट जो होता है रोटर का, जो हमारा स्टेटर है, स्टेटर का लीकेज रेजिस्टेंस पे रहता है, स्टेटर का रोटर का स्टेटर का रेजिस्टेंस पे रहता है। दूसरा क्या होता है, स्टेटर का लीकेज रिएक्टेंस होता है। तीसरा कंपोनेंट यहाँ पर आता है, दो पार्ट में डिवाइड होता है, जिस तरह आप ट्रांसफार्मर में देखते थे उसी तरह से इंडक्शन मशीन में भी होता है। एक कंपोनेंट होता है जो हमारा मैग्नेटाइजिंग कंपोनेंट होता है, इसको हम एक्सएम बोलते हैं। ये मैग्नेटाइजिंग कंपोनेंट क्या होता है, ये मैग्नेटाइजिंग करंट आई म्यू जो होता है, ये फ्लक्स को सेटअप करने के लिए जरूरी होता है। इसको बहुत सारी जगह पर आईएम भी कहते हैं। ठीक है। ये फ्लक्स से सेटअप करने के लिए जो करंट आता है वो है, जैसे कि एयर गैप में फ्लक्स सेटअप होता है। ठीक है। और एक कंपोनेंट होता है कोरलॉस कंपोनेंट, जिसको हम लोग आरसी बोलते हैं। जो स्टेटर का कोरलॉस होता है, उसे कंपोनेंट को दर्शाने के लिए, उसको कंपनसेट करने के लिए आरसी होता है। ठीक है। तो ये हमारा प्राइमरी सर्किट होता है। यहाँ पर हमारा मेन प्राइमरी करंट I1 फ्लो करता है। ठीक है। अच्छा, उसके बाद रोटर, जो हमारा रोटर है वो एक स्लिप फ्रीक्वेंसी पे काम करता है। ठीक है। तो रोटर का अगर हम लोग बेसिक सर्किट देखें, तो जो हमारा रोटर का जो है वो स्लिप फ्रीक्वेंसी पे काम करता है। स्लिप क्या होता है कि देखिए, इंडक्शन मोटर कभी भी सिंक्रोनस स्पीड पे रोटेट नहीं होता है। सिंक्रोनस स्पीड हमारा क्या होता है, वो होता है 120 F/P। एफ फ्रीक्वेंसी दी होती है, P नंबर ऑफ पोल्स पे ये फिक्स होता है, उससे हमेशा एक स्लिप फ्रीक्वेंसी पे वो रोटेट करता है। ठीक है। तो वो जो स्लिप की जो वैल्यू होती है वो क्या होती है, सिंक्रोनस स्पीड माइनस जिस स्पीड पे रोटेट रोटेट करता है, जो जनरली फिक्स स्पीड होती है,
माई डिवाइडेड बाय एन एस, ये हमारा होता है स्लिप स्पीड, ठीक है। तो अगर हम रोटर का सर्किट देखें तो स्लिप फ्रीक्वेंसी पे जो हमारा इक्वेशन होता है वो होता है ये, ठीक है। इसमें क्या होता है, एस एक्स टू होता है और ये होता है आर टू होता है, ये सर्किट होता है। एस एक्स टू क्यों होता है दोस्तों, देखिए तो दोस्तों देखिए, हमारा जो अप्लाइड फ्रीक्वेंसी होता है वो एफ होता है, लेकिन जो हमारा जो रोटर का जो फ्रीक्वेंसी होता है ना ऑलवेज स्लिप फ्रीक्वेंसी होता है। तो अभी देखिए रोटर के साइड में एक्स टू जो है वो रोटर का लीकेज रिएक्टेंस है। अब एक्स टू इज इक्वल टू क्या होगा, 2 पाई रोटर का फ्रीक्वेंसी इंटू रोटर का रिएक्टेंस इंडक्टेंस। अब ये फ्रीक्वेंसी स्लिप टाइम्स फ्रीक्वेंसी होती है, अगर इसको हम लोग यहाँ पर रखेंगे तो एस टाइम्स आ जाएगा, ठीक है। तो इसका मतलब है कि स्लिप में जो वैल्यू होगा वो स्लिप में इस तरह का फंडामेंटल ये पे होगा। अब इसको अगर हम लोग, ये तो हमारा स्लिप फ्रीक्वेंसी पे, अब अगर इसको हम लोग लाइन फ्रीक्वेंसी पे लाएं, सिंस जब हम लोग सोर्स कन्वर्जन करते हैं या स्टेटर को रोटर में रेफर करते हैं या रोटर को स्टेटर में रेफर करते हैं इक्विवेलेंट सर्किट में, तो हम लोग जनरली क्या लेते हैं, लाइन वोल्टेज के कॉरस्पॉन्डेंस में लेते हैं। तो इसको अगर हम लोग सॉल्व करें तो हमारा जो लाइन सर्किट आएगा वो आएगा E2, ये हो जाएगा हमारा R2 डिवाइडेड बाय S, और ये हमारा हो जाएगा X2। ये कैसे हो गया दोस्तों, देखिए देखिए हमारा जो करंट होगा वो होगा S इंटू ई पहले, डिवाइडेड बाय R2 प्लस SX2, जिसे हमने सर्किट रखा था दोनों को S से डिवाइड करेंगे तो R2 के नीचे S आ जाएगा, ठीक है। तो इसका मतलब इसका इक्विवेलेंट सर्किट इस तरह से होगा, ठीक है। यहाँ पर ये वेरिएबल होगा क्योंकि स्लिप चेंज होता है लोड के साथ, तो ये हमारे पास वेरिएबल है। अब अगर हम लोग रोटर के सर्किट को रिफर करके स्टेटर में हम लोग रिफर करें तो इसका मतलब है, या फिर हम लोग स्टेटर को रोटर में रिफर करें तो ये जो दोनों सर्किट है वो दोनों ज्वाइन हो जाएगा, है ना। और हम लोग अपने कैलकुलेशन के कन्वीनियंस के लिए इसको हम लोग इस तरह से लिखते हैं, आरसी और एक्सएम, ठीक है। और एक रिफर्ड क्वांटिटी इसके साथ ऐड हो जाएगा, है ना, जो कि वो क्वांटिटी क्या होगी, X2, और ये जो क्वांटिटी होगी वो क्या हो जाएगी, वेरिएबल रेजिस्टेंस R2 डिवाइडेड बाय S, है ना। इसको हमने रिफर किया, ठीक है, रोटर को इधर रिफर किया तो ये इक्विवेलेंट क्वांटिटी होगी, ठीक है। अभी देखिए इस क्वेश्चन में क्या है, हम लोग जनरली क्या करते हैं, कोर लॉस कंपोनेंट स्टेटर कोर लॉस का जो वैल्यू होता है बहुत कम होता है जनरली, तो इसको हम लोग नेग्लेक्ट करते हैं। तो अब ये हमारा जो इक्विवेलेंट सर्किट आ जाएगा, वो इक्विवेलेंट सर्किट क्या होगा, वो इक्विवेलेंट सर्किट होगा V1 इंटू ये हो गया R1, ये हो गया हमारा X1, ठीक है, और ये हमारा हो गया XM, और ये जो वैल्यू है वो वैल्यू होगी हमारा X2, और ये जो वैल्यू होगी वो वैल्यू होगी हमारा R2 डिवाइडेड बाय S, ये वैल्यू हुई, ठीक है। ये हमारा हुआ इक्विवेलेंट सर्किट, जहां पर ये एक वेरिएबल है, ठीक है, R2 बाय S वेरिएबल है। अभी देखिए इसको हम लोग सॉल्व करने के लिए क्या करते हैं, हम लोग थेवेनिन थ्योरम्स का इस्तेमाल करते हैं। अगर आपने सर्किट थ्योरी पढ़ा होगा तो उसमें देखिए इस दो पॉइंट को A और B को हम लोग कंसिडर करें, तो इस जो दो पॉइंट है इसके इस साइड में अगर इधर से आप लुक कीजिए देखिएगा तो उसके लेफ्ट साइड में सोर्स के तरफ हम लोग थेवेनिन सर्किट सॉल्व करते हैं। तो थेवेनिन सर्किट सॉल्व कैसे करते हैं, अगर हम लोग इक्विवेलेंट वोल्टेज देखें VAB, वो इसके अक्रॉस जो वोल्टेज डिस्ट्रीब्यूट होगा वो हो जाएगा VAB, और हम लोग इंपीडेंस निकालने के लिए इसको शॉर्ट सर्किट करके इसके अक्रॉस इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालते हैं। तो पहले V थेवेनिन निकालते हैं, तो V थेवेनिन निकालने के लिए उसके अक्रॉस जो हमारा वोल्टेज डिस्ट्रीब्यूट होगा तो क्या हो जाएगा, हमारा V1 जो वोल्टेज है इंटू JXM इस इंपीडेंस के अक्रॉस, अब पिक्चर को याद रखिए, डिवाइडेड बाय R1 प्लस X1 प्लस J ऑफ XM, JX1 इंटू J ऑफ XM, ये हमारा थेवेनिन वोल्टेज आ जाएगा इसके अक्रॉस, ठीक है। अच्छा, अगर हम लोग Z इंपीडेंस निकालना चाहे थेवेनिन का, तो हमारा देखिए इक्विवेलेंट सर्किट कैसे था, ये था R1 और ये था X1 और ये था हमारा XM, ठीक है, और ये हमारा इधर रोटर का सर्किट था, ठीक है। तो अभी हम लोग A और B पे ध्यान दे रहे हैं क्योंकि रोटर को हम लोग अभी नहीं देख रहे हैं। तो इसको हम लोग शॉर्ट करेंगे तो ये और ये रेजिस्टेंस आपस में सीरीज में, ये और ये आपस में पैरेलल में हो जाएगी। तो पैरेलल सर्किट के लिए हम लोग जेड थेवेनिन को कैसे लिख सकते हैं, हम लोग जेड थेवेनिन को लिख सकते हैं R1 प्लस JX1 इंटू J ऑफ XM डिवाइडेड बाय R1 प्लस J ऑफ X1 प्लस XM। अभी देखिए जनरली क्या होता है, स्टेटर का जो R1 का वैल्यू होता है वो बहुत ज्यादा कम होता है X1 प्लस XM के मुकाबले, तो इस डिनोमिनेटर में हम लोग R1 को अप्रोक्सीमेटली 0 ले सकते हैं। तो हमारा इसी केस में जेड थेवेनिन क्या हो जाएगा,
जेड थेवेनिन हो जाएगा जे इंटू आर वन इंटू एक्स ऑफ एम डिवाइडेड बाय एक्स वन प्लस एक्स एम, क्योंकि उसको हमने नेग्लेक्ट कर दिया है, प्लस ये हमारा होगा जे, देखिए आर वन के साथ जे कैंसिल हो जाएगा क्योंकि नीचे वाला जे, ये जे कैंसिल हो जाएगा, तो यहां पर जे बचेगा एक्स वन इंटू एक्स ऑफ एम डिवाइडेड बाय एक्स वन प्लस एक्स एम। अब इस एक्स वन प्लस एक्स एम को हम लोग सिंपली एक्स लिख सकते हैं, तो हमारा जो जेड थेवेनिन है वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा आर वन इंटू एक्स एम डिवाइडेड बाय एक्स लिख दिए, प्लस जे ऑफ एक्स वन इंटू एक्स एम डिवाइडेड बाय एक्स लिख दिया। ठीक है, ये हमारा हो जाएगा आर ई इक्विवेलेंट प्लस जे एक्स इक्विवेलेंट लिख सकते हैं। तो ये थेवेनिन निकला, तो इसका मतलब इसका हमारा इक्विवेलेंट सर्किट क्या आ जाएगा उसी केस में, वी थेवेनिन हो जाएगा। ये हो जाएगा हमारा आर ऑफ ई, ये हमारा हो जाएगा एक्स ऑफ ई। ये सॉल्व है, और ये पॉइंट हमारा ए है और ये पॉइंट हमारा बी है। ठीक है, ये है, और यहां पर हमारा क्या है, ये है हमारा x2 और यहां पर वेरिएबल रेजिस्टेंस R2 डिवाइडेड बाय S। ठीक है, ये हमारा सर्किट आया, और ये क्वांटिटी यहां पर क्या करंट फ्लो करेगी, I2 करंट, सिंस सीरीज में आ गया है। ठीक है, तो अब इसमें I2 करंट को हम लोग रिजल्टेंट क्या लिख सकते हैं, I2 करंट को लिख सकते हैं, जो जो हमारा क्वांटिटी था उसको हम लोग देखते हैं, वी थेवेनिन वोल्टेज डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ आर ई प्लस R2 डिवाइडेड बाय S, जिसमें आर का कंपोनेंट आपस में ऐड हो जाएगा, प्लस एक्स ई प्लस x2 का होल स्क्वायर। ये आया वैल्यू हमारा। ठीक है, ये करंट का वैल्यू है, आप इसे याद रखिएगा। ठीक है, अभी क्या है, हमारा जो टॉर्क होता है, टॉर्क को हम लोग क्या लिखते हैं, अगर m फेज का लिया जाए तो इक्विवेलेंट टॉर्क क्या हो जाएगा, m डिवाइडेड ओमेगा s। अगर हम 3 फेज लेंगे तो m का वैल्यू 3 लेंगे, m के केस में हो जाएगा क्या, I2 स्क्वायर इंटू R2 डिवाइडेड बाय s। ठीक है, अब हम लोग वी थेवेनिन का वैल्यू यहाँ पर रखेंगे अगर, तो हमारा क्या आएगा, m डिवाइड बाय ओमेगा s। अभी हमने ऑप्टेन किया था वी थेवेनिन का वैल्यू, वी थेवेनिन स्क्वायर डिवाइडेड बाय आर ई प्लस R2 डिवाइडेड बाय एक्स का होल स्क्वायर, प्लस अभी देखिए एक्स ई प्लस एक्स टू था, उसको हम लोग एक्स नॉट लिख देते हैं। ठीक है, तो एक्स नॉट का होल स्क्वायर इंटू R2 डिवाइडेड बाय एस, ये हमारा आया इक्विवेलेंट टॉर्क का। ठीक है, तो अभी देखिए दोस्तों क्या है, ये जो हमारा ये इस इक्वेशन को आप नोट कर लीजिएगा। ठीक है, मैं पॉज करता हूं, आप इसको नोट कर लीजिएगा। अब नेक्स्ट देखिए, हमारा अगर मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम अगर आप नेटवर्क थ्योरी में जानते हैं, तो उसके अक्रॉस में क्या होगा, देखिए ये हमारा पॉइंट ए है, ये हमारा पॉइंट बी है। ठीक है, ये है हमारा पॉइंट x2। ठीक है, ये हमारा है वेरिएबल रेजिस्टेंस R2 डिवाइडेड बाय S स्लिप के साथ। अभी देखिए R2 बाय S में जो पावर डिलीवर होगा वो मैक्सिमम कब होगा, देखिए पावर डिलीवर मैक्सिमम होगा तभी टॉर्क डिलीवर मैक्सिमम होगा, है ना, मैक्सिमम टॉर्क निकालने के लिए। तो इसका मतलब है क्या कि ये जो दोनों पॉइंट है, इस दोनों पॉइंट में जो रेजिस्टेंस R2 बाय S है उसका वैल्यू इसके इक्वल होना चाहिए ना। तो इसका मतलब है क्या कि R2 डिवाइडेड बाय S ऑफ स्लिप SM, जिसमें कि मैक्सिमम टॉर्क आया तो SMT लिख दिया, इज इक्वल टू उस लेफ्ट साइड में जो सर्किट था वो सर्किट क्या होगा, XC स्क्वायर प्लस एक्स नॉट स्क्वायर, है ना, क्योंकि एक्स प्लस x2 है दोनों, उसको हम लोग एक्स नॉट पहले से हम लोग सपोज करके रखा है एक्स नॉट का होल स्क्वायर। ठीक है, अभी देखिए x2 जो हमारा ये एक्स जो एक्स नॉट है वो है हमारा एक्स ई प्लस x2, और जो हमारा एक्स ई पहले निकला है वो हम लोगों ने पहले निकाला था, क्या निकाला था, x1 इंटू एक्स एम डिवाइडेड बाई एक्स। ठीक है, प्लस x2। अभी देखिए इसमें जो भी क्वांटिटी है वो सारा का सारा क्वांटिटी है वो स्टेटर का है। देखिए x1 है स्टेटर का लीकेज इंपेडेंस, है ना, R1 है जो स्टेटर का लीकेज रेजिस्टेंस। तो इसका मतलब है क्या कि अगर सबको नेग्लेक्ट किया जाए तो ये पूरा क्वांटिटी नेग्लेक्ट हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, क्योंकि क्वेश्चन में यही कहा है, क्वेश्चन नंबर 106 में यही कहा है, ये जीरो हो जाएगा, ये जीरो हो जाएगा। इसका मतलब एक्स नॉट का वैल्यू सिर्फ क्या बचेगा, x2 बचेगा, तो ये वैल्यू बचेगा x2। अच्छा, RE में जो वैल्यू है वो भी स्टेटर रेजिस्टेंस है ना, क्योंकि RE का जो वैल्यू हम लोग ने क्या निकाला था, R1 इंटू XM डिवाइडेड बाई एक्स। तो ये R1 भी नेगलेक्ट कर दिया तो इसका मतलब RE भी नेगलेक्ट हो जाएगा। अच्छा, अब जब ये सब नेगलेक्ट हो जाएंगे तो R2 डिवाइडेड बाई एक्स एम टी इज इक्वल टू अंडर रूट क्या हो जाएगा, x2 का होल स्क्वायर यानी कि x2। इसका मतलब है क्या कि जो SMT है वो क्या हो जाएगा, R2 डिवाइडेड बाई x2। तो इसका मतलब है क्या कि इसमें जो हमारा जो ऑप्शन है वो ऑप्शन क्या हो जाएगा, R2 डिवाइडेड बाई x2। तो इस तरह से हम लोगों ने निकाल लिया है। ठीक है, तो इससे हम लोग इस तरह का ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है, अभी देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। इन एन इंडक्शन मोटर द मैक्सिमम टॉर्क वेरीज है। अब मैक्सिमम टॉर्क कैसे वेरी करता है,
तो देखिए हम लोग एक इक्वेशन निकाला था हमने, क्या मैक्सिमम टॉर्क के लिए जो स्लिप का जो वैल्यू होता है वो क्या होता है, R2 डिवाइडेड बाय X2। ये हो गया स्लिप ऑफ मैक्सिमम टॉर्क। अब इस वैल्यू को हम लोग मैक्सिमम टॉर्क के इक्वेशन में निकालते हैं। ठीक है, मैक्सिमम टॉर्क का इक्वेशन हम लोग कैसे निकालेंगे दोस्तों, इनिशियल लेवल पे जो हम लोग मैक्सिमम टॉर्क का जो इक्वेशन निकालेंगे वो किस तरह से निकालेंगे। हम लोगों ने देखा था कि जो वैल्यू है पिछले क्वेश्चन में, जो टॉर्क का जो वैल्यू था वो m डिवाइडेड बाय ओमेगा एस इंटू वी थेवेनिन का होल स्क्वायर था। तो इसका मतलब m डिवाइड ओमेगा को k ले लेते हैं इंटू वी थेवेनिन का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय, अब आर ई प्लस x2 R2 डिवाइडेड बाय एस का होल स्क्वायर था प्लस x0 स्क्वायर था। तो x0 में हम लोग सब चीज को कंसिडर किया, सबको नेगलेक्ट किया था, तो ये सिर्फ और सिर्फ x2 का होल स्क्वायर हो गया था। ठीक है ना। अब और इसमें हम लोगों ने ये आर ई को नेगलेक्ट किया था तो ये भी जीरो हो गया। तो इसका मतलब है कि जो हमारा टॉर्क ई था उसका इक्वेशन k इंटू वी थेवेनिन का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय, अब हमारे पास क्या आ जाएगा, R2 डिवाइडेड बाय एस का होल स्क्वायर प्लस x2 स्क्वायर। अब ये सिंस मैक्सिमम टॉर्क के लिए हमने क्या डिराइव किया था कि R2 डिवाइडेड बाय एस ऑफ मैक्सिमम टॉर्क के लिए जो स्लिप है इज इक्वल टू x2 होगा। तो इस क्वांटिटी को यहाँ पर रख देंगे। तो इसका मतलब है क्या कि जो टी इक्विवेलेंट का जो मैक्सिमम आएगा वैल्यू वो k इंटू वी थेवेनिन का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2x2 का होल स्क्वायर है। k/2 भी कांस्टेंट है क्वांटिटी, तो इसका मतलब है कि ये वी थेवेनिन का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय x2 2x2 इस पे वैरी करेगा। तो इसका मतलब है कि जो क्वेश्चन में पूछा था वो किस पे वैरी करेगा, v स्क्वायर डिवाइडेड बाय x2। यहाँ पर v को वी थेवेनिन माना जा सकता है, तो उसके लिए आप कंफ्यूज मत होइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रेकडाउन टॉर्क ऑफ ए थ्री फेज इंडक्शन मोटर ऑफ नेग्लिजिबल स्टेटर इंपेडेंस इज। ब्रेकडाउन टॉर्क यानी मैक्सिमम टॉर्क वो किसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तो जो मैक्सिमम टॉर्क होता है उसका क्वांटिटी किस पे डिपेंड करता है, तो मैक्सिमम क्वांटिटी डिपेंड करता है रोटर लीकेज रिएक्टेंस के इनवर्स में प्रोपोर्शनल होता है। हमने देखा था मैक्सिमम टॉर्क यानी ब्रेकडाउन टॉर्क पहले बार जो इसके पहले वाले क्वेश्चन में था, तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है किसके, रोटर लीकेज रिएक्टेंस के। तो इसका मतलब है क्या कि अगर हम लोग किसी भी स्टेटर और रोटर कॉन्फ़िगरेशन में अगर x2 का वैल्यू को हम लोग कम करें, x2 का वैल्यू को हम जितना कम करेंगे उतना ही हमारा मैक्सिमम टॉर्क होगा, ज्यादा मिलेगा हमें, या ब्रेकडाउन टॉर्क हमें ज्यादा मिलेगा। इसको कम कैसे कर सकते हैं, दोनों के बीच में एयर गैप को अगर हम लोग कम कर दें तो लीकेज रिएक्टेंस कम हो जाएगा, लीकेज रिएक्टेंस कम होगा तो मैक्सिमम टॉर्क को हम लोग बढ़ा सकते हैं। ठीक है, तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रोटर लीकेज रिएक्टेंस होता है। ठीक है, हमने इक्वेशन में देखा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट इन रिस्पेक्ट ऑफ एन इंडक्शन मोटर। इंडक्शन मोटर के रिस्पेक्ट में क्या क्या सही है। द मैक्सिमम टॉर्क विल डिपेंड अपॉन रोटर रेजिस्टेंस, नहीं, मैक्सिमम टॉर्क रोटर रेजिस्टेंस पर डिपेंड नहीं करता है। ठीक है, क्योंकि अभी हमने देखा था मैक्सिमम टॉर्क के केस में अगर स्टेटर का इंपीडेंस को नेगलेक्ट किया तो हमने मैक्सिमम टॉर्क के केस में हम लोग देखा था कि जो हमारा जो टी और हमारा जो मैक्सिमम टॉर्क टी मैक्सिमम इज इक्वल टू k टाइम्स वी स्क्वायर डिवाइडेड बाय x2 आया था। तो क्या ये रोटर रेजिस्टेंस पे डिपेंड कर रहा है, नहीं, इस इक्वेशन में कभी भी कहीं भी रोटर रेजिस्टेंस नहीं आया है। इसका मतलब है कि मैक्सिमम टॉर्क रोटर रेजिस्टेंस पे डिपेंड नहीं करता है। ठीक है, अच्छा दूसरा देखिए आप, although the maximum torque does not depend upon the rotor resistance, yet the speed at which maximum torque produced depend upon rotor resistance। स्पीड जिसपे स्पीड यानी स्लिप स्पीड जिसपे मैक्सिमम टॉर्क प्रोड्यूस होता है वो डिपेंड करता है रोटर रेजिस्टेंस, बिल्कुल सही है। लेकिन मैक्सिमम टॉर्क जो होता है वो इंडिपेंडेंट होता है रोटर रेजिस्टेंस का, ये हमने देखा था। लेकिन जिस वैल्यू पे, जिस स्लिप के वैल्यू पे मैक्सिमम टॉर्क ओकर होता है वो जो है वो डिपेंड करता है स्लिप पे। क्योंकि देखिए हमने जो एक्सप्रेशन निकाला था उसमें क्या निकाला था कि एक जो वैल्यू स्लिप की होती है उस वैल्यू पे R2 डिवाइडेड बाय x2 ये इक्वल हो जाए तो उसी वैल्यू पे मैक्सिमम टॉर्क होगा। अब ये सिर्फ स्लिप मैक्सिमम टॉर्क के लिए जो अगर वैरी करता रहा है, इसका मतलब है कि जिस पॉइंट पे मैक्सिमम टॉर्क आएगा वो वैरी करेगा। तो स्लिप एट विच मैक्सिमम टॉर्क ऑकर्स विच डिपेंड्स अपॉन स्लिप पे डिपेंड करता है या स्पीड पे डिपेंड करता है। तो इसका हम लोग कर्व प्लॉट करें दोस्तों, तो इसका कर्व कुछ इस तरह से प्लॉट होगा। अगर ये हमारा टॉर्क है, अगर रोटर रेजिस्टेंस R2 है और इसको बढ़ा के अगर रोटर रेजिस्टेंस को हम लोग R2 डैश कर दें यानी कि R2 डैश इज ग्रेटर देन R2, तो मान लीजिए कि इस स्लिप के वैल्यू पे मैक्सिमम टॉर्क आया था SMT1 और ये वैल्यू पे SMT2 आया है। तो इसका मतलब है क्या कि ये वैल्यू जो है ये वैल्यू इससे बड़ी होगी, यानी कि लोअर स्पीड पे मैक्सिमम टॉर्क ऑकर होगा
और फिर से हम लोग रेजिस्टेंस को अगर बढ़ाएं तो फिर से ये यहाँ पर आएगी। तो एक पॉइंट ऐसा आएगा कि स्टार्टिंग पे ही मैक्सिमम टॉर्क हमें डेवलप हो जाएगा, ठीक है, वो किसी R2 डबल डैश पे आ सकता है ना। तो स्लिप एट विच मैक्सिमम टॉर्क ऑकर्स डिपेंड्स अपॉन स्लिप, ठीक है, स्लिप पे डिपेंड करता है। देखिए मैक्सिमम टॉर्क ऑलवेज कांस्टेंट होता है, वो रोटर रेजिस्टेंस पे डिपेंड नहीं करता है, लेकिन स्लिप एट विच मैक्सिमम टॉर्क ऑकर वो डिपेंड होता है R2 पे। R2 को वैल्यू हम लोग बढ़ाएंगे तो स्लिप के डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज पे मैक्सिमम टॉर्क होगा। तो R2 पे मैक्सिमम टॉर्क डिपेंड नहीं करता है, लेकिन लोकेशन ऑफ स्लिप उस पे R2 डिपेंड करता है कि R2 के किसी एक वैल्यू पे अलग स्लिप पे मैक्सिमम टॉर्क हमें मिलेगा, यानी कि बी स्टेटमेंट इसमें सही है। देखिए इसमें बी स्टेटमेंट सही है, ठीक है। द मैक्सिमम टॉर्क विल नॉट डिपेंड अपॉन स्टैंड स्टिल रोटर रिएक्टेंस, नहीं डिपेंड करता है। हमने मैक्सिमम टॉर्क के केस में देखा था ना, जो मैक्सिमम टॉर्क इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है रोटर स्टैंड लीकेज रिएक्टेंस का, तो डिपेंड तो नहीं करेगा, तो इसलिए तो गलत है। द स्लिप ऑफ इंडक्शन मोटर डिक्रीजेज एज टॉर्क इंक्रीजेज, नहीं, टॉर्क इंक्रीज होता है तो स्पीड बढ़ तो उसके हिसाब से नहीं होगा। तो इसका मतलब है क्या कि इसमें डी ऑप्शन सही नहीं है। स्लिप ऑफ इंडक्शन मोटर डिक्रीजेज एज टॉर्क इंक्रीजेज, नहीं, लोड टॉर्क को बढ़ाने से नहीं होगा, डिक्रीज करेगा। तो इसका मतलब है कि इसमें बी ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन ए थ्री फेज इंडक्शन मोटर द टॉर्क डेवलप इज मैक्सिमम व्हेन द रोटर सर्किट रेजिस्टेंस पर फेज इज इक्वल टू स्लिप टाइम्स रोटर लीकेज रिएक्टेंस पर एट द स्टैंड स्टिल, बिल्कुल सही, यानी R2 इज इक्वल टू एस एम टी इंटू एक्स ऑफ 2, ये स्टैंड स्टिल रोटर रिएक्टेंस है ना। तो इसके बराबर होना चाहिए तभी मैक्सिमम टॉर्क आएगा, तो इसका मतलब सी, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, a 4-pole 50 Hz three-phase induction motor has blocked rotor reactance per phase which is 4 times the rotor resistance per phase. The speed at which maximum torque develop. तो इसको बेसिकली हमको स्लिप पूछ रहा है, तो मैक्सिमम टॉर्क के लिए क्या होता है, R2 इज इक्वल टू एस इंटू x2 होता है ना। अभी बोल रहा है कि ब्लॉक रोटर रिएक्टेंस पर फेज 4 टाइम्स, यानी कि ये जो है ये 4 टाइम्स है, रिएक्टेंस पर फेज 4 टाइम्स है एज कंपेयर टू रेजिस्टेंस, ठीक है। ब्लॉक रोटर का मतलब है क्या कि स्टैंड स्टिल रोटर, ठीक है। ब्लॉक रोटर का मतलब स्टैंड स्टिल, उसमें क्या करते हैं, रोटर को ब्लॉक करके रखते हैं। स्टैंड स्टिल में भी रोटर रुका हुआ रहता है। तो ये 4 टाइम्स है, इसका मतलब स्लिप का वैल्यू इसमें क्या आ जाएगा 1/4, यानी कि 0.25। अब अगर स्लिप का वैल्यू 0.25 है तो हम लोग रोटर का स्पीड निकाल सकते हैं ना, 1 माइनस एस इंटू एनएस। अच्छा, इसमें एनएस क्या है, एनएस है 120F/P, 120 इंटू एफ फ्रीक्वेंसी 50 डिवाइडेड बाई पी नंबर ऑफ पोल्स 4, उसके अकॉर्डिंग कितना आएगा 1500। तो उसको अगर उसमें रखिएगा स्लिप का वैल्यू 0.25 तो कैलकुलेट करने से आएगा 1125, यानी कि ये ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द सप्लाई वोल्टेज ऑफ इंडक्शन मोटर इज रिड्यूस बाय 10%, 10% से रिड्यूस किया गया। व्हाट परसेंट अप्रोक्सीमेटली द मैक्सिमम टॉर्क डिक्रीज। तो हमने देखा था कि जो मैक्सिमम टॉर्क है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है V² डिवाइडेड बाय x2। अब इसको 10% से घटा गया, यानी 0.9 कर दिया गया है। 0.9 का होल स्क्वायर कितना होगा 0.81, यानी कि अगर परसेंटेज में देखा तो 19% से घटना चाहिए, तो उसका अप्रोक्सीमेटली 20% आंसर सही हो जाएगा, सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ द रोटर सर्किट रेजिस्टेंस इज इंक्रीज इन इंडक्शन मोटर द मैक्सिमम टॉर्क विल ओकर एट लोअर स्पीड। हमने देखा था रोटर रेजिस्टेंस को अगर हम लोग बढ़ाते हैं, हमने क्या देखा था ड्राइंग में कि अगर ये हमारे पास टॉर्क है, ये हमारे पास स्लिप है, S इज इक्वल टू 0, S इज इक्वल टू 1, और ये हमारा टिपिकल कैरेक्टरिस्टिक्स है पर्टिकुलर वैल्यू R2 के लिए। अगर हम लोग R2 डैश को हम लोग बढ़ाएं, R2 डैश को हम लोग बढ़ाएं, तो इस स्लिप पे इसका वैल्यू मान लीजिए S1 था और इस स्लिप पे मैक्सिमम टॉर्क आ रहा है S2 आ रहा है, तो ऑब्वियसली 1 के क्लोज है तो S2 इज ग्रेटर देन S1 होगा, तो वो हायर स्लिप पे होगा, यानी कि कम स्पीड पे होगा। स्लिप बढ़ गया इसका मतलब स्पीड घट गया, यानी कि S2 हायर वैल्यू होगा S1 के मुकाबले, लेकिन मैक्सिमम टॉर्क ऑलवेज कांस्टेंट रहेगा, वो R2 से इंडिपेंडेंट होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बियॉन्ड द पॉइंट ऑफ मैक्सिमम टॉर्क एनी फर्दर इंक्रीज इन लोड विल कॉज, क्या कॉज करेगा, वो क्या होगा, डिक्रीज इन टॉर्क डेवलप एंड द मोटर विल स्लो डाउन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, the torque slip characteristics of a polyphase induction motor becomes almost linear at a smaller value slip because in this range of slip, इस स्लिप के रेंज में क्या हो जाएगा, स्लिप के रेंज में क्या होगा, देखिए दोस्तों, देखिए हम लोग जो निकाले थे, जो हम लोगों ने डिराइव किया था उसके हिसाब से चलते हैं। देखिए हमने जो डिराइव किया था, जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक टॉर्क था, उसका हम लोग इक्वेशन कैसे डिराइव किया था, ओमेगा डिवाइडेड बाय m डिवाइडेड ओमेगा, यानी m नंबर ऑफ फेजेस है, v थेवेनिन का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय RE प्लस R2 डिवाइडेड बाय S का होल स्क्वायर प्लस x0 स्क्वायर इंटू R2 डैश डिवाइडेड बाय S, उससे निकाला था। अच्छा, लोअर वैल्यू ऑफ स्लिप पे क्या होगा, देखिए लोअर वैल्यू ऑफ स्लिप पे R2 डिवाइडेड बाय जो S होगा, देखिए मैंने क्लियरली लिख देता हूं, आपको शायद समझ में नहीं आया, T जनरेटेड टॉर्क होगा m डिवाइडेड बाय ओमेगा S इंटू V थेवेनिन का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय RE प्लस R2 डिवाइडेड बाय S का होल स्क्वायर प्लस x0 स्क्वायर, ठीक है।
इंटू आर टू डिवाइडेड बाय एस। अच्छा, लोअर वैल्यू ऑफ स्लिप पे क्या होगा, आर टू डिवाइडेड बाय एस जो है वो बहुत ज्यादा बड़ा होगा आर ई के मुकाबले, जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है, तो इसका मतलब इसको हम लोग नेगलेक्ट करके जीरो कर सकते हैं, ठीक है। और दूसरी बात, एक्स नॉट के मुकाबले भी बहुत बड़ा होगा, स्क्वायर का क्वांटिटी है, तो इन दोनों को नेगलेक्ट कर देते हैं। इन दोनों नेगलेक्ट करने से डिनोमिनेटर में आर टू बाई एस है, इसका होल स्क्वायर है, तो सिर्फ एक ही बचेगा ये, ठीक है। तो इसका मतलब है क्या कि जो हमारा इक्विवेलेंट टॉर्क है वो लोअर वैल्यू ऑफ स्लिप हम लोग क्या लिख सकते हैं, के इंटू वो आर टू बाई एस ऊपर जाएगा तो एस डिवाइडेड बाई आर टू लिख सकते हैं, लिख सकते हैं ना। तो इसका मतलब है कि आप ये एक स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन है, देखे तो y इज इक्वल टू एम एक्स एक स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन है, तो लोअर वैल्यू ऑफ स्लिप पे क्या होगा, लोअर वैल्यू ऑफ स्लिप यानी s का वैल्यू 0 है और s का वैल्यू 1 है, तो ये लोअर वैल्यू ऑफ स्लिप पे ये ऑलमोस्ट एक स्ट्रेट लाइन जैसा बिहेव करेगा, तब ये ऐसा कर्व जाके मुड़ेगा लोअर वैल्यू ऑफ स्लिप पे। तो इसका मतलब है कि ऑलमोस्ट लीनियर होगा। तो क्वेश्चन में क्या पूछा था, लोअर वैल्यू ऑफ स्लिप पे क्या होता है, इफेक्टिव रोटर रेजिस्टेंस इज वेरी लार्ज एज कंपेयर टू रोटर रिएक्टेंस। हमने देखा था क्या, आर टू बाई एस इज टू मच ग्रेटर देन एस, हमारा लार्ज कंपेयर टू रोटर रिएक्टेंस, यानी एक्स टू के मुकाबले बहुत ज्यादा लार्ज हो जाएगा आर टू बाई एस, तभी तो हमने उसको नेगलेक्ट किया था। तो इसी के लिए वो इक्वेशन स्ट्रेट लाइन बन गया था, जिसका मतलब ए ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन ए थ्री फेज इंडक्शन मोटर इफ द लीकेज रिएक्टेंस इज रिड्यूस्ड बाय यूजिंग ओपन स्लॉट। अच्छा, ओपन स्लॉट का यूज करके अगर हम लोग लीकेज रिएक्टेंस को रिड्यूस करते हैं तो क्या होगा उसी केस में, देखिए लीकेज रिएक्टेंस को रिड्यूस करने के लिए हमने देखा था ना, जो मैक्सिमम टॉर्क है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा क्या, वोल्टेज स्क्वायर डिवाइडेड बाय एक्स ऑफ टू। अब हम लोग लीकेज रिएक्टेंस को अगर हम रिड्यूस करें तो मैक्सिमम टॉर्क बढ़ेगा, ठीक है, मैक्सिमम टॉर्क बढ़ेगा। तो इसका मतलब है क्या, मैक्सिमम टॉर्क तो बढ़ेगा, साथ ही साथ स्टार्टिंग टॉर्क भी बढ़ जाएगा। देखिए तो स्टार्टिंग टॉर्क का मैक्सिमम स्टार्टिंग टॉर्क हम लोग कैसे निकालते हैं, स्लिप का वैल्यू हम लोग 1 रख सकते हैं। ये देखिए आपको डिराइव करके मैं दिखाता हूँ कैसे होता है। हमने क्या देखा था कि जो हम लोग टॉर्क का जो इक्वेशन था वो क्या था, अगर उसको हम लोग के क्वांटिटी मान ले, अगर वी टी एच को के मान ले, ठीक है, तो आर ई प्लस आर टू डिवाइडेड बाय एस का होल स्क्वायर प्लस एक्स टू प्लस एक्स ई का होल स्क्वायर इंटू आर टू डिवाइडेड बाय एस। अच्छा, स्टार्टिंग के स्लिप पे क्या होगा, एस का वैल्यू 1 हो जाएगा, तो इसका वैल्यू एस का वैल्यू 1 रखिएगा, एस का वैल्यू यहाँ पर 1 रखिएगा, ठीक है। तो इसका मतलब है क्या कि स्टार्टिंग टॉर्क पे क्या हो जाएगा, एस का वैल्यू 1 रखने से हमारा जो एक्सप्रेशन आ जाएगा, स्टार्टिंग टॉर्क इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, स्टार्टिंग टॉर्क आ जाएगा हमारा के टाइम्स आर टू डिवाइडेड बाय आर ई प्लस आर टू का होल स्क्वायर प्लस एक्स नॉट का होल स्क्वायर जो हमने लिया था, ठीक है। अब इसके केस में क्या हो जाएगा कि अगर एक्स नॉट में क्या इंक्लूड करता था, एक्स टू इंक्लूड करता था, एक्स टू प्लस एक्स सी, तो एक्स टू को ले लेते हैं, एक्स सी को अभी नेगलेक्ट करता है। अगर एक्स टू का वैल्यू को हम लोग बढ़ा दे तो इसका मतलब है क्या कि स्टार्टिंग टॉर्क जो वैल्यू है वो घट जाएगा, है ना। तो इसका मतलब है क्या कि इसमें क्या ऑप्शन हो जाएगा, क्या स्टार्टिंग टॉर्क का वैल्यू घट जाएगा, लेकिन स्टार्टिंग जो करंट है, स्टार्टिंग करंट है उसका स्टार्टिंग करंट का वैल्यू बढ़ जाएगा। अच्छा, पावर फैक्टर का वैल्यू क्या हो जाएगा, देखिए पावर फैक्टर जो फाई का वैल्यू होता है वो टेन इनवर्स एस एक्स टू डिवाइडेड बाय आर टू होता है ना। अब एक्स का वैल्यू बढ़ाने से फाई का वैल्यू बढ़ जाएगा, एक्स का वैल्यू घटाने से फाई का वैल्यू घट जाएगा, क्योंकि थीटा का वैल्यू घट जाएगा, घटने से पावर फैक्टर क्या हो जाएगा, इंप्रूव हो जाएगा, है ना। रोटर रिएक्टेंस घटने से क्या होगा, पावर फैक्टर हमारा इंप्रूव हो जाएगा, ठीक है। तो इसका मतलब है क्या कि नहीं, इसमें जो आंसर होगा वो होगा स्टार्टिंग टॉर्क एंड स्टार्टिंग करंट बोथ विल इंक्रीज। स्टार्टिंग टॉर्क बढ़ जाता है घटाने से, है ना, लेकिन फेज एंगल विल डिक्रीज, फेज एंगल फाई घट जाता है, फाई फेज एंगल यानी पावर फैक्टर वाला, फेज एंगल घट जाता है लेकिन पावर फैक्टर क्या हो जाता है, बढ़ जाता है, ठीक है, ठीक। अच्छा, ओपन स्लॉट करने से दोस्तों होता क्यों है ऐसा, देखिए ओपन स्लॉट से क्या होता है ना कि ज्यादा ज्यादा रिलक्टेंस आता है सिस्टम में, रिलक्टेंस आने से क्या होता है, लीकेज रिएक्टेंस का वैल्यू कम हो जाता है, ठीक है, ओपन स्लॉट करने से। तो ओपन स्लॉट से ऑलवेज लीकेज रिएक्टेंस का वैल्यू कम क्यों होता है, क्योंकि रिलक्टेंस का वैल्यू बढ़ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एन इंक्रीज इन रोटर सर्किट रेजिस्टेंस ऑफ थ्री फेज इंडक्शन मोटर विल क्या करेगा, तो वो करेगा क्या, स्टार्टिंग टॉर्क को रिड्यूस करेगा एज वेल एज मैक्सिमम टॉर्क को रिड्यूस करेगा। रोटर रिएक्टेंस को अभी हमने देखा था, स्टार्टिंग टॉर्क में भी देखा था, नीचे में एक्सप्रेशन में x2 था, तो वो अगर बढ़ाने से क्या हो जाएगा, टी स्टार्टिंग घट जाएगा। और मैक्सिमम टॉर्क के केस में हमने देखा था, क्या देखा था, नीचे में x2 था और ऊपर में वी स्क्वायर था, तो x2 को बढ़ाने से मैक्सिमम टॉर्क भी घट जाएगा, तो स्टार्टिंग टॉर्क और मैक्सिमम टॉर्क दोनों घट जाएंगे, ठीक है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाय एडिंग रेजिस्टेंस इन द रोटर सर्किट ऑफ स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर द स्टार्टिंग करंट, रेजिस्टेंस डालने से क्या हो जाएगा स्टार्टिंग करंट, स्टार्टिंग करंट क्या हो जाएगा ऐसे केस में, स्टार्टिंग करंट रिड्यूस हो जाएगा लेकिन स्टार्टिंग टॉर्क बढ़ जाएगा, स्टार्टिंग करंट रिड्यूस हो जाएगा लेकिन स्टार्टिंग टॉर्क बढ़ जाएगा, ठीक है, रेजिस्टेंस ऐड करने से, ठीक है। क्योंकि स्टार्टिंग में क्या होता है दोस्तों, स्टार्टिंग में स्लिप का वैल्यू 1 होता है, तो ऊपर के एक्सप्रेशन में R2D है, नीचे के एक्सप्रेशन में R2 डिवाइडेड बाय S है, तो R2 डिवाइडेड बाय S, अब स्लिप का वैल्यू बढ़ जाएगा, इसका मतलब है कि जो उसके साथ क्वांटिटी है R2, उसके कंपेरिजन में इसको नेग्लेक्ट कर सकते हैं, तो डायरेक्टली वो R2 के प्रोपोर्शनल में हो जाती है। तो इसका मतलब स्टार्टिंग में क्या हो जाएगा, स्टार्टिंग टॉर्क को बढ़ाता है लेकिन स्टार्टिंग करंट को वो रिड्यूस कर देता है, ठीक है, रेजिस्टेंस को ऐड करने से। लेकिन रनिंग कंडीशन में इस रेजिस्टेंस को हम लोग नहीं रखते दोस्तों, क्योंकि रनिंग कंडीशन में फिर क्या होता है कि कॉपर लॉसेस ज्यादा बढ़ जाता है, तो सिस्टम की इफिशियंसी कम हो जाती है, इसी के लिए स्टार्टिंग में रेजिस्टेंस को हाई रखते हैं, उसके बाद